नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे गौरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपने प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के नए सेक्शन माने कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अपडेट से जुड़े नए सेक्शन की काफी सराहना की है और आपको ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जब आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं तो सच मानिए हमें एक नई प्रेरणा मिलती है इस शो को और बेहतर बनाने के लिए, इसके कंटेंट पर और सीरियसली काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार रेडियो उड़ान के साथ बनाए रखें और हम आपसे वादा करते हैं कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही आप रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलेक्सा, ट्यून इन या फिर किसी भी ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेडियो उड़ान से आप बहुत प्यार करते हैं, हमारे शोज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। और इसी के साथ अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया हो या आपको कोई शो इतना पसंद आया हो जिसे आप फिर से एक बार सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर रेडियो उड़ान के कई सारे शोज अपलोडेड हैं और आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको हर एक शो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहरहाल दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप इन बारिश के दिनों में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे हैं और साथ ही इन बारिश के दिनों को गर्म चाय के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश के इन दिनों में रेडियो उड़ान के गानों के साथ आपके दिन झूमते हुए बीते जा रहे होंगे, लेकिन साथ ही आइए आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा अपडेट होने की तरफ। आइए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में डिसेबिलिटी जगत में क्या चल रहा है, कौन सी जॉब अलर्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और क्या है DEPWD के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। पहले सुनते हैं आज की शो की हेडलाइंस। विकलांग कोटे पर किए वक्तव्य से विवादों में घिरी एक और IAS अधिकारी। जानेंगे पूजा खेड़कर केस की लेटेस्ट अपडेट। गुजरात में भी हुआ पूजा खेड़कर जैसा कांड। राज्य सरकार ने 4 विकलांग IAS के मामलों में शुरू की जांच। क्या दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाकर IAS IPS ज्वाइन करना इतना ही आसान है? जानेंगे इसके पीछे का तथ्य। रेडियो उड़ान प्रस्तुत कर रहा है समावेशी मैट्रिमोनियल मीट। सुनेंगे जॉब ओपनिंग। जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांग कोटे के खाली पदों पर सामान्य वर्ग की होगी भर्ती। दिव्यांग जनों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए DEPWD ने किए स्टार्टअप्स और संगठनों के साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु में विकलांग दंपति को बच्चा गोद लेने में आई अड़चनें। 17 बार रिजेक्शन के बाद बौनेपन से पीड़ित महिला ने दिखाया कॉर्पोरेट इंडिया को रास्ता। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, हाल ही के दिनों में विवादों में रही ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के विकलांगता कोटे के तहत सिविल सेवा में चयन पर भारी विवाद चल रहा है और इसी बीच अब तेलंगाना वित्त आयोग की सदस्य और वरिष्ठ IAS अधिकारी स्मिता सबरवाल ने सिविल सेवाओं में दिव्यांग लोगों को आरक्षण देने की जरूरत पर ही सवाल उठा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबरवाल ने सोशल मीडिया की पोस्ट में कहा है कि जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से IAS IPS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में विकलांग लोगों को काम करने में असुविधा होती है। स्मिता सबरवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि दिव्यांगों के प्रति पूरे सम्मान के साथ क्या कोई एयरलाइन कंपनी विकलांग पायलट को काम पर रख सकती है या क्या आप विकलांग सर्जन पर भरोसा करेंगे। इसी के साथ इन्होंने इसे हैशटैग भी दिया है, हैशटैग AIS IAS IPS IFOS।
इन सभी कामों की प्रकृति फील्ड वर्क, लंबे समय तक काम करने वाले घंटे, लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना है, जिसके लिए फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है। फिर इन अहम सेवाओं में विकलांगों को आरक्षण देने की दरकार क्यों है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल उठाया है IAS स्मिता सबरवाल ने एक्स पर, और अब इस सवाल को लेकर काफी बवाल मचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर खूब आलोचना हो रही है। कई लोगों ने इसे बेतुका और अज्ञानतापूर्ण बताया है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और इसे नौकरशाह की संकुचित सोच करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये बहुत ही दयनीय दृष्टिकोण है, जिसका और बहिष्कार होना चाहिए। ये देखकर आश्चर्य होता है कि नौकरशाह किस तरह से अपनी संकुचित सोच और अपने विशेषाधिकार को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में चतुर्वेदी ने लिखा है कि किसी भी नौकरशाह को EWS या नॉन क्रीमी लेयर या दिव्यांगता जैसे कोटे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और न ही सिस्टम में इस तरह की घुसपैठ को सहन करना चाहिए। इस तरह के प्रावधान सामाजिक विविधता और समावेश को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इसे जारी रखना होगा, न कि ऐसे आरक्षण को खत्म करने की बात की जाए। दोस्तों, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर अधिवक्ता करुणा नंदी ने भी स्मिता सबरवाल के ट्वीट पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि एक IAS अधिकारी विकलांगता के बारे में इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकती है। अधिकांश विकलांगता के मामलों में व्यक्ति की सहन शक्ति या उसकी बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, लेकिन ये ट्वीट दिखाता है कि सबरवाल को ज्ञान और विविधता की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 2023 बैच की महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी पूजा खेड़कर पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रही हैं। उन पर फर्जी OBC सर्टिफिकेट और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सिविल सेवा में चयनित होने के आरोप है। UPSC ने इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है, जबकि उनकी ट्रेनिंग फिलहाल रोक दी गई है। दोस्तों, आइए अब लेते हैं IAS पूजा खेड़कर के केस की लेटेस्ट अपडेट। पूजा खेड़कर के फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर पुणे के कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। डॉक्टरों और सहायकों के अलावा इस मामले में YCM अस्पताल के इन्वॉल्वमेंट की भी जांच की जाएगी। YCM अस्पताल ने ही पूजा खेड़कर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि पूजा के बाएं घुटने में स्थायी रूप से 7% विकलांगता है। इस समय विवादों में घिरी IAS पूजा खेड़कर की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पूजा और उनके परिवार वालों के साथ अब इस मामले से जुड़े बाकी सभी लोगों पर इसकी गाज गिरना शुरू हो गई है। पूजा ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट जमा करवा दिया था, जिसे लेकर पुणे कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अपने लिए VIP ट्रीटमेंट मांगकर खुद विवादों में घिर गई पूजा मुश्किलों से अब उबरने का नाम ही नहीं ले रही। पुणे के कलेक्टर ने पूजा के फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच दिव्यांगता सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर और उनके सहायकों के खिलाफ भी की जाएगी। इसमें सीधे तौर पर YCM अस्पताल का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। पूजा ने इस प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्रीय विकलांगता विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। इसीलिए इस मामले में जांच जरूरी हो गई है कि क्या वो दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय के जरिए YCM के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में शामिल हुई हैं। ऐसे में इस सर्टिफिकेट के लिए क्या किसी तरह से गैर कानूनी तरीके से लेन देन हुआ है या रिश्वत ली गई है, उसकी भी जांच की जाएगी। सूत्रों की माने तो जांच में दोषी पाए जाने पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर के साथ साथ उन्हें मदद करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। फिलहाल YCM अस्पताल ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया है। पूजा को फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टरों और सहायकों पर जांच के आदेश तो जारी हो ही गए हैं और इसकी कॉपी मीडिया में भी आ चुकी है। पूजा को महाराष्ट्र कैडर से रिमूव कर मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पूजा ने वाशिम के अतिरिक्त कलेक्टर का प्रभार छोड़ वाशिम जिले से निकल चुकी है, लेकिन मसूरी पहुंची नहीं है। वो वाशिम से अहमदनगर और पुणे के बीच जाने वाले हाईवे से गायब हो गई है। फिलहाल पूजा की तलाश में पुलिस है। पूजा के लापता होने के साथ ही पूजा की मां मनोरमा खेड़कर 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में है, तो वहीं पिता दिलीप खेड़कर कल यानी 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत पर थे।
फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के साथ ही पुलिस पूजा के माता पिता के तलाक होने की बात की भी जांच करेगी। दोस्तों, अब खबर लेते हैं गुजरात से। महाराष्ट्र की चर्चित ट्रेनी और आईएएस पूजा खेड़कर का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब गुजरात सरकार ने अपने स्तर पर 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात कैडर के इन सभी अधिकारियों ने विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए आईएएस में चयन हासिल किया है। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GAD के तरफ से जिन 4 आईएएस के खिलाफ जांच शुरू की गई है, उनमें से 3 जूनियर और 1 सीनियर लेवल के अधिकारी है। पूजा खेड़कर विवाद के बाद गुजरात सरकार इस मामले में काफी सतर्क दिखाई दे रही है। दोस्तों, समाज में इन दिनों दिव्यांगता को लेकर एक बड़ी बहस चलती नजर आ रही है। खासकर आईएएस पूजा खेड़कर के विवाद के बाद से ही सोशल मीडिया पर दिव्यांग कोटे से यूपीएससी या अन्य नौकरियों में सफल अभ्यर्थियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनता नजर आ रहा है जैसे कि बहुत से लोग आसानी से दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाकर इस कोटे का फायदा उठा रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर्स क्या मानते हैं? उनका कहना है कि सर्टिफिकेट्स पाना इतना आसान नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में दिव्यांगता को फेयर तरीके से तय करना आसान हो गया है। एक तरफ डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविज्म से जुड़े डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कुछ स्मार्ट लोग लूप होल्स का फायदा उठाकर दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि दुखद है। तो आइए विशेषज्ञों से इन दोनों पहलुओं के बारे में जानते हैं। कोई भी आंखों की कम रोशनी का नाटक नहीं कर सकता। बड़े मेडिकल कॉलेजेस के प्रमाणित डॉक्टरों का मानना है कि अगर किसी को ये लगता है कि कोई भी मरीज आकर झूठ बोलेगा कि उसे कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं दे पड़ रहा है, तो सामान्य ढंग से और उसे सामान्य ढंग से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सर्टिफिकेट से पहले मरीज की सभी जरूरी जांचें की जाती है। उसकी नसें सूख गई हैं, रेटिना में कोई दिक्कत है, एक आंख में या दोनों ही आंखों में कम रोशनी है या बिल्कुल भी नहीं है, या उसे कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं जो ट्रीट की जा सकती है। ये सब जांच के दौरान पता चलता है। VEP नामक यानी विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट की जाती है, जिससे कि विजुअल कॉर्टेक्स आपके मस्तिष्क का एक क्षेत्र होता है, विजुअल सिमुलेशन के दौरान उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मापता है। इसका परीक्षण किया जाता है। मरीज चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते और इसीलिए दृष्टि से संबंधित बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट पाना इतना आसान भी नहीं है। रही बात हियरिंग डिसेबिलिटी की, श्रवण बाधा को लेकर भी विशेषज्ञ कई सारी जांचों का हवाला देते हैं। ऑथराइज्ड डॉक्टरों का कहना है कि इसमें 2 लोगों के हस्ताक्षर मिलते हैं। इनमें से एक ENT सर्जन होता है और एक ऑडियोमेट्रिस्ट होता है। इन दोनों का ही साइन होना जरूरी है। मरीज की बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40% तक डिसेबिलिटी परखने का सरकार का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। इसे साधारण तरीके से समझाते हुए डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे पहले प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट की जाती है, जिसमें पेशेंट को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए 2 टेस्ट ASSR ऑडिटरी स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स और BERA ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडिटरी टेस्ट किए जाते हैं। ये दोनों ही टेस्ट ऑडियोलॉजी और स्पीच डिपार्टमेंट में किए जाते हैं, जो कि फुल्ली इक्विप्ड होता है। दोस्तों, ऐसे में इन जांचों पर पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। कई बार छोटे बच्चों में तो उन्हें सुलाकर टेस्ट किया जाता है। इसमें ईयर से ब्रेन का जो पैच होता है, जिसे ऑडिटरी पाथ बोलते हैं, इस पाथ के अलग अलग सेंटर्स की जांच की जाती है। इन टेस्ट के रिजल्ट्स में किसी भी अन्य बोर्ड या किसी भी अलग सेंटर से पुष्टि कराने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मसलन कि यदि हमें सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसके बाद दूसरा कोई डॉक्टर इसे अगर देखता है तो वो इससे इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह हकलाने या तुतलाने के मामले में भी मरीज धोखा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि अगर कोई एडल्ट पहली बार आया है तो उसका क्या रीजन होगा, उसने इससे पहले चेक क्यों नहीं कराया। मान लीजिए कि किसी को जानकारी का अभाव था तो उसे एग्जामिन किया जाता है, जैसे कि जीभ के मसल्स की स्टडी की जाती है, फिर ध्वनि के यंत्रों से गति आदि का पता लगाया जाता है,
मरीज सही बोल रहा है या नहीं इसकी जांच की जाती है। लेकिन आप कहेंगे कि सरकार की इतनी गाइडलाइंस होने के बावजूद भी गड़बड़ घोटाले तो हो ही रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो टेस्ट होते हैं ये कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं होते। भारत सरकार ने अभी भी असेसमेंट की जो गाइडलाइंस बनाई है वो लीगली नोटिफाइड भी कर दी गई हैं। उसके बाद भी अभी भी हम देखते हैं कि जगह जगह अलग सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। विकलांगता जगत के मशहूर एक्टिविस्ट डॉक्टर सत्येंद्र जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कि पिछले साल एक नीट एस्पिरेंट को लो विजन का केस आया था, उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में 40% दिया गया था, जिसे भोपाल में 70% बना दिया गया। RML ने उसे 0% करार दिया था। इस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया था, उसका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन बाद में उसको नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टरों में भी इसे लेकर कंफ्यूजन होता रहता है। कई अस्पतालों के डॉक्टर नीट वाले मामलों में विकलांगता प्रतिशत को 40% से ज्यादा दिखाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसके कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है और उनका दाखिला नहीं हो पाया। डॉक्टर सत्येंद्र आगे कहते हैं कि 40% वाले किसी भी स्टूडेंट को अगर लंगड़ाहट है तो उसे आप 100% कैसे दे सकते हैं, उसे व्हील चेयर पर कैसे बता सकते हैं। अगर माना आधा पाँव कटा है तो 90% तक डिसेबिलिटी हो जाती है। इसमें पैरों के जॉइंट चेक किए जाते हैं कि इसमें कितनी पावर है और कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितना मुड़ पा रहा है। ये सब मिलाकर ये 90% तक भी हो सकता है। जब से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की गाइडलाइंस आई है तो उसमें साफ दिया गया है कि आपको किन पैरामीटर्स पर कैसे चेक करना है। लेकिन इसके बाद भी दो चीजें हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स ही पूरी तरह से अवेयर नहीं है। वो क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। दूसरा है जो चीटर्स या फेक लोग हैं जिन्हें सिस्टम का पता होता है, वो दुरुपयोग करके फायदा उठाते हैं। जैसे 40% का कोई पैमाना नहीं होता, हल्का सा लिम्फ होता है तो 4 को भी 40 बना देते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह का कहना है कि मेंटल डिसेबिलिटी के केसेस या मल्टीपल डिसेबिलिटी के केसेस हैं, इनका मजाक ना उड़ाएं, पर इनके साथ भेदभाव होने पर सजा जरूर दी जाए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन्हें सर्टिफिकेट कायदे से मिला है, भूल कर भी उनका मजाक ना उड़ाया जाए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। वहीं दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि जो गलत फायदा उठा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कानून में कड़े प्रावधान हैं। डिसेबिलिटी कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पास ये मंच है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, और इसी कारण ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब दोस्तों समय हो चुका है रेडियो उड़ान की मैट्रिमोनियल मीट के बारे में जानने का। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान लेकर आया है इंक्लूसिव मैट्रिमोनियल मीट। 14 सितंबर 2024 को ट्राई सिटी चंडीगढ़ में होने जा रहा है रेडियो उड़ान का इंक्लूसिव मैट्रिमोनियल मीट। क्या आप सिंगल हैं और विकलांगता के साथ जी रहे हैं? रेडियो उड़ान के समावेशी मैट्रिमोनियल मीट में अपने आदर्श साथी की खोज करें। इस इवेंट का लाभ उठाएं, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़े और साथ ही नाश्ते और दोपहर के भोजन का भी आनंद लें। इसके लिए पंजीकरण शुल्क है केवल 500 रुपए प्रति व्यक्ति और पंजीकरण की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म मिल जाएगा www.radioudan.com पर। याद रहे www.radioudan.com पर। साथ ही अगर आपको इस मैट्रिमोनियल मीट के बारे में कोई सवाल पूछने हैं या फिर अधिक जानकारी पानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9463668196 पर, या फिर आप कॉल करें 9501400470 पर। नंबर याद रहे 9463668196 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9501400470 पर। तो दोस्तों, प्यार और साथ पाने का ये मौका ना चूकिएगा मत। आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए रेडियो उड़ान की इंक्लूसिव मैट्रिमोनियल मीट के लिए। दोस्तों, अब मौका है जॉब ओपनिंग के बारे में जानने का। सिल्वर लाइनिंग्स चंडीगढ़ में कम दृष्टि वाले पुरुष कंप्यूटर प्रशिक्षक सह केंद्र प्रभारी के लिए, यानी कि लो विजन मेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कम सेंटर इंचार्ज एट सिल्वर लाइनिंग्स चंडीगढ़ में ओपनिंग की पुष्टि की जा रही है।
इस पोस्ट के तहत दृष्टिहीनों को कंप्यूटर और अन्य सहायक तकनीकें सिखानी होंगी। कंप्यूटर केंद्र को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित और संचालित करने की जिम्मेदारी भी इसी व्यक्ति पर होगी। इस पोस्ट के लिए जरूरत है कम्युनिकेशन और ब्रेल के अच्छे ज्ञान के साथ कंप्यूटर में स्नातक और प्रमाणन हासिल करने वाले व्यक्ति की, और एक ऐसे व्यक्ति की जो अंग्रेजी और हिंदी में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कर सकता हो। साथ ही सिल्वर लाइनिंग्स चंडीगढ़ खोज कर रहे हैं एक मेहनती, धैर्यवान, ईमानदार, एक्टिव और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की। यदि आप भी इन मानदंडों को पूरा करते हैं तो कृपया अपना रिज्यूमे तत्काल इस पते पर भेजें। पता नोट कर लें, preeti.monga@gmail.com, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9871701646 पर। आप चाहें तो ईमेल द्वारा भी अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं या अधिक जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं www.silver-linings.org पर। याद रहे www.silver-linings.org पर। दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ चलते हैं हमारे अगले जॉब अलर्ट की तरफ, जो कि आता है एनजीओ त्रिनयनी की ओर से। एनजीओ त्रिनयनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आकर्षक तरीके से विकलांगता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंशकालिक यानी टेम्पररी कर्मचारी की तलाश कर रहे हैं। शोध, लेखन आदि जैसी कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। एनजीओ का नेतृत्व विकलांगता अभियानकर्ता और प्रशिक्षक सुश्री रितिका साहनी कर रही हैं। अधिक जानकारी और वेतन के विवरण के लिए कृपया उनसे संपर्क करें। अपना बायोडेटा, पिछला काम और अपनी अपेक्षाएं उन्हें लिखकर भेजें। याद रहे सुश्री रितिका साहनी, नंबर है 9769357390। याद रहे 9769357390। दोस्तों न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों आइए अब खबर सुनते हैं जबलपुर हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले की। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक अहम आदेश दिया है और कहा है कि विकलांगों के लिए आरक्षित पद लगातार कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी खाली रह रहे हैं, तो उन पर
सामान्य वर्ग के व्यक्ति की भर्ती की जा सकती है। हाईकोर्ट ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रमिक भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाए गए आरक्षित पद पर अगर कोई उपयुक्त विकलांग उपलब्ध नहीं है तो इसे सामान्य व्यक्ति से भरा जाए। दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने पाया कि यदि किसी भी प्रकार की विकलांगता वाला कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं है तो इसे अनारक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। धारा 36 में कहा गया है कि जो रिक्तियां नहीं भरी हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। यदि विकलांगता की 3 श्रेणियों के आदान प्रदान के बाद भी लगातार भर्ती साल में कोई भी पात्र उम्मीदवार सामने नहीं आया है तो ऐसे पद को सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से भरा जाएगा। दोस्तों, खबर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा हस्ताक्षर किए गए ज्ञापनों के बारे में। दिव्यांगजनों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों CRCs ने निजी संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की अध्यक्षता की। तकनीकी उन्नति के आज के युग में दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में कई पहल की जा रही हैं और अत्याधुनिक उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। अप्रैल और मई 2024 में विभाग ने 6 पर्पल टॉक्स सत्र यानी कार्यशालाएं आयोजित की थी। इन सत्रों में ऐसे भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया जिन्होंने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद और कार्यक्रम बनाए हैं। 100 से भी ज्यादा संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया और दिव्यांगों के लिए शारीरिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, दृश्य बाधा, श्रवण बाधा और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अपने उत्पाद, नवाचार और प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत की। नतीजतन राष्ट्रीय संसाधनों और CRCs को इन स्टार्टअप्स और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए ताकि विभाग का दायरा बढ़ाया जा सके और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों के सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत कई संस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कम लागत पर देश के भीतर उपयोगी उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और रोजगार के लिए सरकारी प्रयासों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। वे हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है और उन्हें हमारे निरंतर प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में सरकार और विभिन्न संगठनों के बीच प्रभावी सहयोग महत्वपूर्ण है। दिव्यांगता के क्षेत्र में यहाँ मौजूद संगठनों द्वारा किए गए काम बेहद सराहनीय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार और विभाग हमेशा ऐसे संगठनों के साथ काम करने के लिए उत्सुक रहे हैं जो सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास करते हैं और समावेशी माहौल बनाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन दिव्यांगों के प्रति प्रतिबद्धता दिखलाते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में अपार क्षमताएं हैं, उन्हें केवल अवसरों की जरूरत है। काम करने की उनकी अदम्य इच्छा शक्ति आम जनता के लिए प्रेरणा का काम करती है। राष्ट्रीय संस्थानों और CRC द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ आज जो समझौता ज्ञापन किए गए हैं उन्हें वे ऐसा ही मंच प्रदान करेंगे। सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति समाज के नजरिए में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित निजी संस्थान दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जो सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां बेहतरीन नीतियां बना रही है, वहीं निजी संगठनों के साथ मिलकर प्रयासों को बढ़ाने में भी मदद कर रही है। ये समझौता ज्ञापन दिव्यांगों के परिवारों को सशक्त बनाने, दिव्यांगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, क्लब फुट की रोकथाम और उपचार करने और प्रशिक्षकों, शिक्षकों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से अभिनव प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के सृजन को बढ़ावा देंगे।
इस कार्यक्रम में जोमोटो, ICICI मद्रास, इनेबल इंडिया, नियो मोशन, क्योर इंडिया, असम राइफल्स और रेडियो उड़ान सहित देश भर की विभिन्न कंपनियों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक और प्रतिभागी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक अनोखी खबर का। अपनी क्षमताओं के बावजूद बौनेपन से पीड़ित लोगों को अक्सर उनके कद के कारण पक्षपात का सामना करना पड़ता है। पिछले 6 सालों से मुंबई के रहने वाली दिशा पांड्या ये सुनिश्चित करने की यात्रा पर है कि समाज को सही एक्सपोजर मिले। अपनी पहल लिटिल पीपल ऑफ इंडिया के जरिए वो दूसरों को कॉर्पोरेट जॉब पाने में मदद कर रही हैं। 39 वर्षीय दिशा पांड्या एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है जो अकॉन्ड्रोप्लाजिया ड्वार्फिज्म के साथ पैदा हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कद ज्यादा लंबा नहीं है। हालांकि भारत में बौनेपन से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में कोई सटीक आंकड़े नहीं है, लेकिन 25 मिलियन से ज्यादा भारतीय किसी न किसी तरह की विकलांगता से पीड़ित हैं। 4 फीट 2 इंच लंबी दिशा को अपने बौनेपन के कारण 17 बार जॉब रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। आज वो HDFC बैंक और बिस्लेरी जैसी कंपनियों में 12 साल के अनुभव के साथ एक पेशेवर ग्राफिक डिजाइनर है और अब रिच इंडिया में क्रिएटिव हेड है। बौनापन, जिसे विकलांग व्यक्तियों के विधेयक में 19 विकलांगताओं में से एक माना गया है, समान व्यवहार को अनिवार्य बनाता है। अपनी क्षमताओं के बावजूद बौनेपन से पीड़ित लोगों को अक्सर उनके कद के कारण पक्षपात का सामना करना पड़ता है। दुनिया के आधे हिस्से में द लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका LPA बौनेपन को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित करता है जिसमें वयस्क की ऊंचाई 4-10 से कम होती है। इसी तरह अपने जैसी स्थिति वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित स्वागत योग्य स्थान बनाने के लिए दिशा ने फरवरी 2024 में द लिटिल पीपल ऑफ इंडिया की स्थापना की। दिशा कहती है कि उनकी जानकारी के अनुसार दक्षिण भारत में बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए काम करने वाले 2 और संगठन हैं, लेकिन वे केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित हैं। चूंकि द लिटिल पीपल ऑफ इंडिया समुदाय के लिए काम करने वाला एकमात्र अखिल भारतीय संगठन है और दिशा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित पैरा एथलीट है, इसीलिए उनका संगठन पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियों में आया है। पिछले कुछ वर्षों में विकलांगता के बारे में सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के साथ ही संगठनों ने विविध उम्मीदवारों का समर्थन करने की आवश्यकता को भी समझा है और ES&T कौशल और प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार दिशा निर्देशों का अधिक गहनता से पालन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब खबर चेन्नई से। विकलांग दत्तक माता पिता के लिए आशा की किरण के रूप में थुथुकुडी जिले के श्री वैकुंठम के विकलांग दंपत्ति S वेलमायल और P बेबी ने मंगलवार को 4 महीने के एक बच्चे को गोद लिया। 4 साल के इंतजार के बाद इस दंपत्ति को बच्चा गोद मिल पाया है, लेकिन गोद लेने वाली समिति ने हाल ही में विकलांगता का हवाला देते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया था। लेकिन दंपत्ति द्वारा शारीरिक जांच के बाद बच्चे को आखिरकार घर लाया गया और उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया। P बेबी, जो कि मां है, अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि गोद लेने वाली समिति ने उन्हें वेलमायल के माता पिता की मदद से बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा था और शाम 5 बजे तक बच्चे को सौंप दिया। दोस्तों, इस केस में गौर करने वाली बात यह है कि वेलमायल और बेबी दोनों में ही क्रमशः 90% और 80% चलने फिरने में अक्षमता है, जबकि वेलमायल के निचले अंग प्रभावित है और बेबी अपना दाहिना हाथ और दाहिना पैर नहीं हिला सकती है। 2016 में शादी करने वाला ये जोड़ा अपने माता पिता के साथ रहता है। बेबी दोपहर के भोजन का आयोजन करती हैं और वेलमायल ईंधन स्टेशन पर काम करते हैं। उन्होंने 2020 में एक बच्चे को गोद लेने के लिए पंजीकरण कराया था, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके घर का 2 बार निरीक्षण किया और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। जून में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA ने दंपत्ति को सूचित किया कि डिंडीगुल में एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी उन्हें मार्च में जन्मे एक बच्चे को सौंप रही है।
हालांकि 5 सदस्यीय दत्तक ग्रहण समिति ने कहा कि दंपति अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं होंगे, खासकर पहले 2 वर्षों में। मामले में एक बात ये भी थी कि दोनों का ही विकलांगता प्रमाण पत्र काफी पुराना था। तूतुकुड़ी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक ऑर्थो सर्जन ने कहा कि दंपति बच्चे को गोद लेने के लिए अयोग्य है, लेकिन मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष की अंतिम सिफारिश में कहा गया कि वे बच्चे को संभाल सकते हैं। थूथुकुड़ी एमसीएच मेडिकल बोर्ड ने 4 डॉक्टरों की एक टीम के माध्यम से दंपति की जांच की और उन्हें फिट पाया। इसके बाद CARA कारा ने गोद लेने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सभी अड़चनें हट चुकी हैं और वेलमायल ने कहा है कि अब वे अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे अन्य विकलांग व्यक्तियों को भी इस प्रक्रिया के बारे में समझाएं। जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं उन्हें मदद करें और उनके लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाएं। दोस्तों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से आ रही ऑथेंटिक अपडेट सुनने का। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली अपडेट से, जिसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग माने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE ने स्वच्छता पखवाड़े के बारे में अपनी पोस्ट में लिखा है कि एक कदम स्वच्छ भारत की ओर। इस स्वच्छता पखवाड़े में आइए हम सब मिलकर अपने आसपास को साफ सुथरा बनाएं और सुंदर बनाएं। स्वच्छता न केवल हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी संवारती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों डिपार्टमेंट स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक मनाया जाएगा। दोस्तों, डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट में हम आपको बताएंगे दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली एक छात्रवृत्ति योजना के बारे में। डिपार्टमेंट ने दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति 2024-25 राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसके लिए आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं। शिक्षा की नई राह। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति का अवसर प्रदान कर रहा है। इच्छुक छात्र छात्राएं अनुदेशों का ध्यान रखते हुए आवेदन करें और शिक्षा के अपने सपने को साकार करें। ये पहल शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन पूरे वर्ष ऑफलाइन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए पात्रता मानदंड और अनुदेशों सहित योजना का पूरा ब्यौरा आप पढ़ सकेंगे www.depwd.gov.in पर। याद रहे www.depwd.gov.in पर। डिपार्टमेंट की तरफ से आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय सही सूचना प्रदान करें। बेंचमार्क दिव्यांगजन अर्थात न्यूनतम 40% दिव्यांग और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान UDID की नामांकन संख्या वाला व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अगली पोस्ट में बढ़ते हैं नेशनल अवार्ड्स 2024 की तरफ। जी हाँ, डिपार्टमेंट ने नेशनल अवार्ड्स 2024 के लिए भी एप्लीकेशंस मंगवाए हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस और नॉमिनेशंस आप भेज सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स www.awards.gov.in पर। याद रहे, आपका एप्लीकेशन 31 जुलाई 2024 से पहले मिल जाना चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए जा सकते हैं depwd.gov.in पर भी। दोस्तों, इसी के साथ दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की अगली पोस्ट में हम सुनेंगे 72 समझौता ज्ञापनों के बारे में। जी हाँ, हाल ही में विभाग ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है, जिसके तहत 72 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और अब दिव्यांग जनों के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और रोजगार के अनगिनत नए अवसर खोले जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, हमने ये खबर आज के शो में पहले ही विस्तार से साझा की है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के बारे में मीडिया में भी काफी कवरेज किया गया है।
इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट की तरफ से अगली पोस्ट है, भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 18 एवं 19 जुलाई 2024 को संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशा निर्देशों के बारे में। यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर्स को दिव्यांग व्यक्तियों का सही तरीके से मूल्यांकन करने के लिए संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशा निर्देशों में प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा ने अधिसूचित किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों में शामिल परिवर्तनों पर जोर दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मंडल, एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह सहित कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। दोस्तों, इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें डिपार्टमेंट ने फेसबुक पेज पर भी साझा की है। दोस्तों, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो है दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की 2 अन्य योजनाएं, जिसका नाम है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति। ये दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। क्या आप एक दिव्यांग छात्र हैं जो अपनी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? अब आपके सपनों को पंख लगाने का समय आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग आपको प्रोत्साहित करता है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तुरंत आवेदन करें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर। वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। याद रहे www.scholarships.gov.in। शिक्षा का दीप जलाए और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है अगस्त 31, 2024 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर 2024। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि विभाग नियमित रूप से विभिन्न छात्रवृत्तियों से जुड़े पोस्ट्स और एप्लीकेशन की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारे शो का ये नया सेक्शन, जिसका नाम है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से जुड़ी पोस्ट्स। दोस्तों, हमें आपके सुझाव, आपकी राय लगातार मिल रही हैं। आपका प्यार यूं ही हम पर बना रहे तथा आप नियमित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होते रहें, इसी आशा के साथ हम आज का ये सेक्शन यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही आपने सुना दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है। इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। विकलांग कोटे पर किए वक्तव्य से विवादों में घिरी एक और IAS अधिकारी। जानेंगे पूजा खेड़कर केस की लेटेस्ट अपडेट। गुजरात में भी हुआ पूजा खेड़कर जैसा कांड। राज्य सरकार ने 4 विकलांग IAS के मामलों में शुरू की जांच। क्या दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाकर IAS IPS ज्वाइन करना इतना ही आसान है? जानेंगे इसके पीछे का तथ्य। रेडियो उड़ान प्रस्तुत कर रहा है समावेशी मैट्रिमोनियल मीट। सुनेंगे जॉब ओपनिंग।
जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांग कोटे के खाली पदों पर सामान्य वर्ग की होगी भर्ती। दिव्यांगजनों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए DEPWD ने किए स्टार्टअप्स और संगठनों के साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु में विकलांग दंपति को बच्चा गोद लेने में आई अड़चने। 17 बार रिजेक्शन के बाद बौनेपन से